हमारा आपका बुक का नाम जो है ये सेकंड बुक है टीएस ग्रेवाल का, ठीक है ना, सेकंड बुक है ये। चैप्टर शेयर कैपिटल भी कहते हैं इसको, और मैं इसको कंपनी अकाउंट भी कह देता हूं इसको। तो आप किताब वगैरह में देखेंगे तो कई बार इस जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का जो नाम है उसको हम शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, शेयर कैपिटल। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बेसिक बेसिक सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भैया ये काम कैसे करता है और हमें इसमें से कौन से पॉइंट के ऊपर सारा अकाउंटिंग करनी है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले किसी को भी कंपनी अकाउंट का मतलब आप किसी जिसके नाम के आगे, जिसके नाम के आगे जैसे कि एक्स वाई जेड, या नाम के आगे क्या लग जाए, लिमिटेड लग जाए, या फिर एक्स वाई जेड इसके नाम के आगे प्राइवेट और लिमिटेड लग जाए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे ये दोनों में से कोई एक वर्ड जुड़ा हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो सीखेंगे हम इसके अंदर। और सारी अकाउंटिंग नहीं, हम सिर्फ किसी भी कंपनी का 5% अकाउंटिंग सीखने वाले हैं 12वीं में, 5%। बाकी की अकाउंटिंग आप सीखोगे अगले साल जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे सेमेस्टर 2 के अंदर। यानी आपको जो अभी पढ़ाया जाएगा ये पूरी कंपनी अकाउंट नहीं पढ़ाया जाएगा, कंपनी अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया जाएगा। और आगे जब कॉलेज में जाओगे सेकंड सेमेस्टर में तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और सबसे बिगेस्ट सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट की बात करूं पूरे कॉलेज के ड्यूरेशन में, एकमात्र कंपनी अकाउंट ही होता है जो कि सबसे टफ लगता है बच्चों को। उसके पीछे रीजन है कि 12th में भी अब क्लास में जब करोगे डिस्कस वगैरह, दिसंबर में करना डिस्कस, अभी नहीं, जब तक सभी बच्चे कर लेंगे तब बताएंगे भाई मेरे को शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में दिक्कत आ रही है, बाकी सब आ रहा है। और मेरा मानना है कि इससे आसान जब पेपर आता है ना, जब मैं बताता हूं ना कि पेपर के अंदर पढ़ना है आपको, कैसे पेपर हाउ टू अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन, तो मैं हर बार कहता हूं कि भाई सबसे पहले यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और सबसे कम टाइम में होगा और एक्यूरेट आंसर आता है। तो अगर आप इसकी एक भी क्लास मिस कर दोगे तो भूल जाओ कि आपने ये चैप्टर शुरू भी किया था, आपका खत्म मान लेना उस दिन ये एक भी क्लास। क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका ऐसे है कि एक क्लास अगली क्लास पे डिपेंड है, फिर अगली क्लास, फिर उससे अगली क्लास, मतलब कि लिंक है पूरा। और पूरा चैप्टर चलने में महीना भर करीब लग जाता है हमारा, 1 महीना। अगर आप बिल्कुल अच्छे से बुक के अंदर अगर क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग लगभग 200 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के जो हमें करने हैं, इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल और सब लेके लगभग लगभग 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 के आसपास तो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही होंगे। तो इस चैप्टर को करने के लिए पहला रूल, भैया इस क्लास की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी छुट्टी हुई तो मान लेना कि अगला टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपने एडमिशन रिटायरमेंट, अगर एडमिशन आपने अच्छे से कर लिया, रिटायरमेंट में 1-2 चैप्टर बीच में गायब भी कर दिया, 1-2 क्लास, तो हो जाता है क्योंकि मिलता जुलता है, यहां पे नहीं है। और ये अकेला चैप्टर है जो कि आपका अभी जो एग्जाम होगा उसके अंदर टर्म 1 के अंदर, मैं 12th की बात कर रहा हूं, टर्म 1 के अंदर 12th के अंदर अभी लगभग लगभग 30 नंबर का ये चैप्टर आएगा, एक अकेला चैप्टर जो इतने ज्यादा नंबर का आने वाला है आपका। अभी जो पेपर 80 नंबर का आएगा ना, 80 में से लगभग लगभग 30 नंबर का ये अकेले वेटेज रखेगा। तो आप समझ सकते हो कितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे इसमें। तो हम बात करते हैं सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाना क्या इतना आसान काम है? नहीं, इतना आसान काम नहीं है। अगर आपको कोई भी अपना बिजनेस प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने क्या सोचा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना इंस्टीट्यूट को मैं रजिस्टर कराना चाह रहा हूं, और रजिस्टर कराने में मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं इसको अगर रजिस्टर्ड करा दूं, और रजिस्टर्ड कैसे कराना चाहता हूं, एज अ कंपनी, एज अ कंपनी इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं। तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने में सबसे पहले मुझे मदद लेनी पड़ेगी एक चार्टेड अकाउंटेंट की या एक कंपनी सेक्रेटरी की, क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन करने की अथॉरिटी सिर्फ 2 लोगों को दिया है गवर्नमेंट ने, किसी चार्टेड अकाउंटेंट को या फिर कंपनी सेक्रेटरी, जो कि साइन करेंगे तभी मैं अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। किस पे साइन करेंगे? डॉक्यूमेंट पे।
अब सर ये कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी से मन में, जब मैं अपने टाइम पे 12th में था, तो कंपनी सेक्रेटरी से मुझे एक इमेज क्रिएट होता था कि बॉस है और बॉस के सामने फाइल लेके मैं खड़ा हूं और उसका मैं एक सेक्रेटरी हूं और उसके सारे बातों का जवाब दे रहा हूं। तो कंपनी सेक्रेटरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जितने भी कंपनी लॉ से रिलेटेड कंप्लाइंसेस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके ऊपर सारा का सारा अपडेट देना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। कंपनी के अंदर सारी चीजें अच्छे से फॉलो, कानून हो रहा है या नहीं, वो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। सेक्रेटरी का मतलब ये नहीं है कि बॉस का आगे पीछे घूमने वाले उसके सारे रिकॉर्ड को। चार्टेड अकाउंटेंट आपको अच्छे से पता है, जो सारी अकाउंटिंग करेगा, टैक्सेशन करेगा। इनफैक्ट कंपनी सेक्रेटरी का भी काम कई बार चार्टेड अकाउंटेंट करता है। तो मैंने इसको कराने के लिए, मेरे काफी फ्रेंड है जो कि अब चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उनसे मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है ना, तो सबसे पहले तो तुझे ना दो काम करना होगा, दो डॉक्यूमेंट बना ले, पहले दो तीन चीजों को ढूंढ ले। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भैया तू एक काम कर, इसके अंदर ना नेम क्या होगा वो डिसाइड कर ले, और इस नेम को ऐसे नहीं कि तूने लिख लिया सोच लिया हो जाएगा। पहले जाके कंपनी सेक्रेटरी, मतलब एक कंपनी का ना लॉ का एक वेबसाइट होता है, दैट इज कॉल्ड एमसीए। मैं अगर आपको दिखाऊं, नाम चेक करना होता है वेबसाइट का। ये हमारा एक, पहले ऑनलाइन नहीं होता था, पहले ना ऑफलाइन का प्रोसेस था, अब ये ऑनलाइन है, जहां पे ये सारे पॉइंट्स आपको इधर दिख रहे हैं। इनमें से सारे पॉइंट्स जब इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें चेक करना होता है कि इस नाम से मिलता जुलता कोई कंपनी है तो नहीं। मिलता जुलता भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। इस नाम से कोई कंपनी होनी ही नहीं चाहिए। और मेरे नाम के आगे ना कोई इंडिया लगा होना चाहिए, ना ही कोई स्टेट लगा होना चाहिए, ना ही कोई बैंक लगा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने बोला शिक्षा धाम बैंक लिमिटेड, तो पब्लिक इसके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं माइंड में अलग बात आ जाएगी, ये तो बैंक है भाई, ठीक है। अगर मैंने बोला शिक्षा धाम इंडिया लिमिटेड, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा इंडिया लिमिटेड, यानी कहीं सरकारी कंपनी तो नहीं है। तो बड़ी सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है तब जाके। तो पहले मुझे नाम, दूसरा मुझे एड्रेस बताना पड़ेगा। दूसरा मुझे क्या बताना पड़ेगा, एड्रेस, कि भैया तुम अपनी कंपनी चलाओगे तो जो एक रजिस्टर देना पड़ेगा कि जहां पे कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर आके आपको चेक कर सकता है, तो उसको क्या नाम दिया गया, एड्रेस। तीसरा मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स बताने पड़ेंगे। सर क्या ऑब्जेक्ट बताने पड़ेंगे? ऑब्जेक्ट मतलब आप काम किस चीज का करोगे। जैसे मैंने कहा कि मैं काम करने वाला हूं ट्यूशन पढ़ाने का, और मैं पढ़ाऊंगा 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को और बीकॉम को बच्चे को। मैंने 3 फील्ड चूज किया, तो ये डिटेल मुझे अभी देनी पड़ेगी सरकार को। इसके बाद चौथा, मुझे कितनी लाइबिलिटी होगी मेरे पास। पांचवा, मेरी कंपनी का कैपिटल कैसे होगा। और छठा, मेरी कंपनी में कौन कौन मेंबर होंगे, नेम सभी मेंबर का। ये 6 डॉक्यूमेंट मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, और ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट को हम नॉर्मली बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये 6 पॉइंट, पहले तो ये 6 पॉइंट मुझे तैयार करने होंगे। अब 6 पॉइंट में से जो कैपिटल वाला क्लाउज है, इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। हमें सिर्फ ये कैपिटल वाला क्लाउज को हैंडल करना है। हम 6 पॉइंट तो पढ़ ही नहीं रहे, 6 में से जो ये 5वां पॉइंट है कैपिटल क्लाउज, सिर्फ इसी के बारे में, इसी की अकाउंटिंग करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी के क्या क्या रूल्स होंगे, कि कंपनी कितने बजे ओपन होगा, कितने बजे बंद होगा, कंपनी क्या लोन आगे फर्दर लेगी, कंपनी के एक्सपेंशन करेगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे, कंपनी के जो भी कानून हो सकते हैं, रूल। तो इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, AOA, यानी आर्टिकल ऑफ, जो कि आपने बिजनेस स्टडी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा है भाई। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट जाके मैं, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाया, इस वेबसाइट पे अपना लॉगिन, यूजर आईडी वगैरह क्रिएट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, लॉगिन करने का। जैसे आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट दे के, रजिस्ट्रेशन करके, जैसे स्कूल वगैरह में भी, या फिर आप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब भी लॉगिन करते हो रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे मुझे अपना लॉगिन करना पड़ेगा। क्लिक सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन, यूजर नेम, पासवर्ड बना के, और यहाँ पे मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट CA से सिग्नेचर करा के अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के ठीक 30 दिन बाद,
30 दिन के वेरिफिकेशन के बाद मुझे एक नोटिफिकेशन मेरे ईमेल आईडी पे आ जाता है कि भाई आपकी कंपनी को परमिशन बनने के लिए दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। अगर मुझे परमिशन मिल गया है तो फिर वो दे देते हैं हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कि भैया मुबारक हो, आपकी कंपनी बन गई है और अब अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, अब आपने जो कैपिटल बोला है इस पूंजी को आपको यहां पे इकट्ठा करना है। जो ये कैपिटल है उसको इकट्ठा करने के लिए अगेन मुझे 30 दिन का टाइम दिया जाएगा या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अब मैंने अपने कैपिटल कितने कितने कैपिटल रहेंगे नहीं रहेंगे वो सारी चीजें करने के बाद फिर से मैं डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करूंगा, फिर मुझे मिल जाएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, COB, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मेरा कंपनी बन गया और कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो सिंपल सा डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है भैया कंपनी क्या है, तो कंपनी की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं कि कंपनी वो है जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लिया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। जो हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, 2013। इससे पुराने कई जगह पे डिस्कशन मिलेगा पुरानी बुक में, 1956, 1956। तो पहले 1956 हुआ करता था जिसको अब बदल के 2013 कर दिया गया। इनफैक्ट इससे भी अपडेट लेटेस्ट आ चुका है लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना वो, क्योंकि 2025 आ चुका है तो लेटेस्ट आ चुका है ये। तो अब सबसे पहली बात, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, जैसे नंबर 1, भैया इसके मीनिंग बताओ। तो अब मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग, जो बिजनेस अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेता है, कहां रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, कंपनी एक्ट 2013 में। जिस बिजनेस ने अपने आप को यहां रजिस्ट्रेशन करवा लिया, या फिर अगर ये तो 2013 में, या फिर इससे कोई पुराना था जैसे कि 1956 उसमें रजिस्ट्रेशन करा रखा, उसको कंपनी बोलेंगे। डेफिनेशन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत टेंशन नहीं, और एग्जाम में इसका डेफिनेशन आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें से ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आज तो बेसिक बेसिक टर्म्स की ही बात कर पाऊंगा। तो कंपनी कौन सा होता है भाई, जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लिया। कहां रजिस्ट्रेशन करा लिया, कंपनी एक्ट 2013 में। खत्म डेफिनेशन। अगर 2 नंबर का सवाल भी आया था इतना ही लिख के आओ, पूरे 2 नंबर मिलेंगे आपको, ये कुछ कटने वाला है नहीं, ठीक है। इसके बाद इस डेफिनेशन को देने में काफी सारे अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग, क्योंकि डेफिनेशंस को ना एक तो 3-4 लोग मिलके, जैसे कि अकाउंट्स की डेफिनेशन देखोगे तो कुछ अलग लोगों ने लिखा, कुछ अलग लोगों ने, ऐसे ही क्या है इसके भी डेफिनेशन अलग अलग। उसमें से एक प्रोफेसर हैने हैं जो आके आपकी किताब में भी होगा, प्रोफेसर हैने। उन्होंने बोला कि कंपनी क्या है, कंपनी बोला कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। भाई अब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कानून के नजरों में ये एक अलग व्यक्ति है। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। आर्टिफिशियल जो ना तो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना सांस ले सकता है, तो उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। जैसे डमी होता है ना, उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं हम। तो ये उन्होंने, प्रोफेसर हैने ने बोला कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब व्यक्ति तो है लेकिन वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन हाँ उसके बिहाफ पे ही सारा काम होगा। अगर आपने मोबाइल फोन खरीदा, अगर मोबाइल फोन में कमी आ गया, फॉल्ट आ गया, 1 साल की गारंटी में ठीक नहीं हो रहा, तो आप उस कंपनी के ऊपर सारी के सारी बातें करोगे, ना कि उस कंपनी के ऑनर पे। मान लेते हैं आपने MI का मोबाइल फोन लिया, और तो आप अगर लीगल एक्शन लोगे तो MI के अगेंस्ट लोगे, उसके तो मालिक का नाम मुझे भी नहीं पता कि भाई कौन मालिक है, नहीं है, मैं मालिक को थोड़ी उसमें बीच में इन्वॉल्व करूंगा। तो क्योंकि कंपनी अपने बिहाफ पे सारी चीजें बता रहा है, हर जगह ब्रांडिंग कंपनी का है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा बोला गया ये एक सेपरेट एंटिटी है। ये एक सेपरेट एंटिटी है। अब भाई सेपरेट एंटिटी क्या होता है, सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी कानून के नजरों में, कानून के नजरों में अलग है और मालिक अलग है। दोनों एक नहीं है। सेपरेट मतलब ये अलग है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बिजनेस बनाया तो बोल दूं ये मेरा ही बिजनेस है, मैं हूं वही कंपनी है और कंपनी मैं हूं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी एक अलग है, और ये इसलिए आप देखना कई बार अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है, अभी मैं एग्जांपल लूं तो जैसे विजय माल्या, ठीक है, जैसे आपका अगर मैं बात करूं नीरव मोदी,
तो ये सभी जितने भी थे, और भी अगर मैं बात करूं तो रोटोमैक कंपनी का ऑनर हो गया, या जैसे सिंपल सी बात है अनिल अंबानी, तो ये सभी कौन थे, इन्होंने लोन लिया। इन्होंने, अनिल अंबानी ने चाइना से 30,000 करोड़ का लोन लिया था लगभग। अब चाइना ने बोला कि भैया मेरे पैसे लौटा, उसने बोला कि भैया आपने तो कंपनी को लोन दिया और कंपनी बर्बाद हो गई, मैं कहां से पैसे दूंगा, तो उसने देने से सीधा क्या करा, मना कर दिया। तो चाइना के 30,000 रुपए डूब गए। अब चाइना कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि तुमने पैसे किसको दिए, कंपनी को, और कंपनी की हालात इतनी खराब है कि आपके पैसे लौटा नहीं सकता, बैंक करप्ट हो चुकी है, तो अब आपके पैसे नहीं मिलेंगे, भूल जाओ आपके पैसे मिलने वाले हैं। आप अनिल अंबानी को भी कुछ नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि मालिक अलग है और कंपनी अलग है। आपने कहीं ये मेंशन किया था कि मैं अनिल अंबानी को पैसे दे रहा हूं? अगर मैं बैंक में लोन लेने जाऊंगा तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मुझे लोन दे भाई, मैं तो बोलूंगा मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी की बैलेंस शीट ये है, आप लोन देंगे क्या इस कंपनी को? तो वो बैंक वाले बोलेंगे हाँ मैं आपकी कंपनी को लोन दे सकता हूं, लेकिन मुझे तो लोन नहीं दिया। तो इस बिहाफ पे बोला जा सकता है सेपरेट एंटिटी। जब आप जाओगे ना कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर के अंदर, एक लॉ के नाम से चैप्टर है, तो यही चीज अभी आपको प्रैक्टिकल पढ़ोगे, वहां पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पढ़ा जाएगा। तो वहां पे आपको इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन हर किसी पॉइंट के ऊपर ना, आप जैसे ये है, इन सारे पॉइंट्स कैसे लिखे उन्होंने, इस पे केस आया था। जैसे कि सेपरेट एंटिटी के ऊपर केस है सालोमन वर्सेस सालोमन का, 1958 का केस है इंग्लैंड का, जिसके अंदर एक किसी व्यक्ति ने लोन दिया था, लोन देने के बाद कंपनी दिवालिया हो गई, उसके बाद उसने मालिक के ऊपर केस कर दिया कि भाई कंपनी तो इसी की थी, ये पैसे देगा। कोर्ट का फैसला आया भैया मालिक अलग है कंपनी अलग है, दोनों अलग अलग रहेंगे। तब से बोला गया भैया ये सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा पॉइंट बोला गया कि भैया हर कंपनी का देखा जाए तो परपेचुअल ससेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी कभी बंद ही नहीं हो सकता। जो प्रोफेसर हैने थे उन्होंने बोला 3-4 चीजें खासियत है कंपनी की, जो कि डेफिनेशन में लिख रहा हूं। पहला बोला कि भाई कंपनी कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल। दूसरा बोला एक सेपरेट। तीसरा परपेचुअल ससेशन है। परपेचुअल ससेशन क्यों लिखा, बोला मान लो कंपनी को 5 लोगों ने मिलकर बनाया या 7 लोगों ने मिलकर बनाया, अब सातों के सातों जा रहे हैं घूमने के लिए किसी कार में, और मान लो वो कार एक्सीडेंट हो जाता है और सातों के सातों मर जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में कंपनी बंद नहीं होगा, क्योंकि जो वो व्यक्ति मरा है उसके पास जो शेयर था ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के नाम पे ट्रांसफर होगा। अब उसका जो लीगल ऑनर है वो दूसरा व्यक्ति बन गया है, तो कंपनी कभी बंद नहीं हो सकता। इसकी किसकी खासियत है, तो परपेचुअल ससेशन। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला कि भैया हर कंपनी का कॉमन सील होता है। कॉमन सील का मतलब भाई कंपनी के अंदर उसके स्टैंप होते हैं। अगर मेरी कंपनी है और मेरे पास मान लेते हैं एक पेपर है ये, तो इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैंने इस पेपर पे कुछ लिख दिया और अपने साइन कर दूं तब भी इसकी वैल्यू नहीं है। अगर इस पेपर पे मैंने कुछ लिख दिया और मैं साइन करके इस पे कंपनी की स्टैंप लगा दूं तब अब ये पेपर वैलिड है। आप कभी ऑफलाइन मोबाइल फोन लोगे ना तो आपको एक बिल देते हैं, वो बिल देंगे, तो अगर आपके पास सिर्फ बिल है उसके ऊपर साइन और स्टैंप नहीं है, तो जब वारंटी आप जाओगे लेने के लिए, जो उनका सर्विस सेंटर है वो मना कर देंगे, बोलेंगे भैया ये बिल ओरिजिनल नहीं है, ये तो फेक बिल है आपका। क्योंकि कोई भी कैसे भी बिल बना सकता है। आप 1 साल यूज करके 2 साल यूज करके फिर बोल दो कि भाई मैं तो बिल बना लिया कंप्यूटर पे, बोलते हैं इसके ऊपर सिग्नेचर भी होना चाहिए और स्टैंप भी होना चाहिए। तो हर कंपनी का अपना क्या होता है, एक कॉमन सील। तो जो ये मैं बातें बता रहा हूं यही बातें कंपनी की डेफिनेशन में प्रोफेसर हैने ने बोला है, जो आपकी किताब के पहले ही पेज पे मिल जाएगा कि प्रोफेसर हैने ने। इसके बाद कंपनी के फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी यही है। पहला फीचर आर्टिफिशियल पर्सन है, दूसरा फीचर सेपरेट एंटिटी है, तीसरा फीचर कॉमन सील है, चौथा फीचर परपेचुअल ससेशन है, पांचवा फीचर लिमिटेड लाइबिलिटी होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, छठा फीचर ट्रांसफर इजीली हो सकता है। 5-6 फीचर्स हैं। हालांकि आपके एग्जाम में कभी भी नहीं बोलेगा कि कंपनी के फीचर्स बताओ, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, अभी तक मैं इतने टाइम से यही बता रहा हूं कि इनका कैपिटल क्लाउज को पढ़ूंगा मैं। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं नेम क्लाउज, एड्रेस क्लाउज, ऑब्जेक्ट क्लाउज, लाइबिलिटी क्लाउज, कैपिटल क्लाउज, और जो नाम लिखा जाता है इसको, पर्सन का जो नाम लिखा जाता है इसको सब्सक्रिप्शन क्लाउज बोलते हैं। तो हम कौन से क्लाउज को पढ़ने वाले हैं,
कैपिटल क्लाउज को। अब कैपिटल क्लाउज कैसे बनता है, नहीं बनता है। अब देखो, मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो रजिस्ट्रेशन कराते टाइम पे ही मुझे बताना होगा कि मेरी कंपनी में कैपिटल क्या होगा। मेरी कंपनी का कैपिटल क्या होगा मुझे बताना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराते टाइम पे। यानी एक मुझे अमाउंट बताना पड़ेगा। एक अमाउंट बताना पड़ेगा, और ना जो मैं बताऊंगा उसको शेयर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स। क्योंकि मैं कंपनी के अंदर अगर मैं बात करूं तो जितनी भी बड़ी कंपनी ले लो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे जितनी बड़ी कंपनी उठा लो, छोटी कंपनी उठा लो, आप इसका अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बैकग्राउंड अगर चेक करते हो तो आपने भी सुना होगा रिलायंस कंपनी का ऑनर जो था वो पहले कहीं जॉब भी किया करता था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरा करता था। तो यार इतना अमीर कैसे बन गया एकदम से, इतने पैसे कहां से आ गए उसके पास, ऐसा क्या किया उसने? इतना तो चोरी करने के बाद भी अमीर नहीं बन सकता कोई, जितना वो बन गया। तो कैसे बन गया? तो उसने उस टाइम पे लोगों से अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन जब करवाया, करवाने के बाद हर लोग से 10-10 रुपए लिए थे उसने, हर पर्सन से, और डोर टू डोर जाके उसने पैसे मांगे थे। पहले के टाइम पे ये 1976 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी रिलायंस। तो उस टाइम पे इतना इंटरनेट वगैरह तो था ही नहीं, तो इस टाइम पे उन्होंने डोर टू डोर जाके पैसे मांगे थे लोगों से। भाई मैं अपनी कंपनी बना रहा हूं, कंपनी के अंदर ये है, फायदा होगा, तुम कंपनी के ऑनर बनो ना, ऑनर बनोगे तो मिलके काम करेंगे। तो ऐसे पब्लिक उन्होंने इकट्ठा किया और सबसे पैसे ले लेके फंड अरेंज किया। तो अगर कंपनी के अंदर आपको अगर कोई कंपनी बनाना है तो आपको कंपनी के अंदर लगभग लगभग कम से कम लोगों से 10 रुपए ले सकते हो। अब तो 1 रुपए वाला भी ट्रेंड आ गया है, 10 रुपए या 1 रुपए भी ले सकते हो। अब देखो उस टाइम पे जिसने 1976 में 10 रुपए लगाए, आज रिलायंस का शेयर जिसने उस दिन एक शेयर खरीदा था, वो शेयर उसके पास लगभग लगभग मैं मानता हूं 1000 शेयर हो चुका होगा। अब सर एक शेयर खरीदा था तो 1000 कैसे हो गया? कंपनी बोनस में फ्री में शेयर दे देती है। अगर मान लो मेरी एक मुसीबत के टाइम पे जब आप जुड़ते हो तो उसके बाद जब कंपनी को फायदा होता है तो हम आपको क्या करेंगे, बदले में रिवॉर्ड देंगे। तो मैंने बोला एक शेयर तेरे पास, एक शेयर फ्री बोनस। फिर जब फायदा होगा तो बोलेंगे डिविडेंड लो। तो जिसके पास एक शेयर होगा 1976 में 10 रुपए लगाए होंगे, उसके पास आज पता है कितने शेयर हो गए होंगे? लगभग 1000 शेयर हो गए होंगे। और आज एक शेयर का प्राइस पता है कितना? लगभग लगभग 2000 के आसपास एक शेयर का प्राइस है। तो आप मानो उस 1976 में आपने लगाए कितने? 10 रुपए। और मान लेते हैं आज शेयर का प्राइस 2000 है, और 2000 इंटू में 1000, समझ रहे हो? तो कितने रुपए हो गए इसके? देखा जाए तो 20 लाख। यानी 1976 में आपने 10 रुपए लगाए, आज उस कंपनी के अंदर आपके 20 लाख रुपए के बराबर है। तो 10 रुपए कितने? तो उस टाइम लोगों को अवेयरनेस थी और बहुत लोगों ने इतने पैसे कमाए। अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे ऐसे स्कैम वगैरह भी सुनते होंगे। तो शेयर मार्केट के अंदर चलता है, तो शेयर मार्केट के अंदर जब कभी भी आपको पब्लिक से पैसे इकट्ठे, क्योंकि शेयर लिमिटेड कंपनी बनाने का मतलब, अगर मैं बनाऊं ना आपस में पार्टनरशिप, तो मैंने बताया कि भैया मैक्सिमम 50 लोगों से पैसे ले सकता हूं, उससे ज्यादा ले नहीं सकता। लेकिन कंपनी बनाने का खास बात क्या है? अनलिमिटेड लोगों से पैसे ले सकते हो आप, 100 करोड़ लोगों से पैसे ले सकते हो। अगर यहां से भी मन नहीं भरता तो आप पाकिस्तान से पैसे ले लो, अमेरिका से पैसे ले लो, वैसे पाकिस्तान तो देगा नहीं, अमेरिका से ले लो, इंग्लैंड से ले लो, वहां से भी पैसे रिसीव कर सकते हो आप। यानी आप चाहो तो हर जगह से पैसे कलेक्ट कर सकते हो। और वो पैसे क्यों देगा? आपको देगा अगर आपकी कंपनी के अंदर ग्रोथ है, एक्सपेंशन है। आप देखो जिसने 10 रुपए लगाए आज उसके 20 लाख रुपए के बराबर मान लेते हैं बन गया है उसका। तो आप भी तो सोचोगे ना, जैसे आप आज के टाइम पे देखते हो म्यूचुअल फंड हो गया, SIP हो गया, बड़ी सारी चीजें चलती है। तो ये इसी सोच के पैसे लगाते हैं कि बैंक से बेहतर रिटर्न मिलता है आपको, और यहां पे आपको सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी कौन देता है? सेबी देता है कि भैया आपके पैसे डूबेंगे तो हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ना तो एक अमाउंट बताऊंगा, और हर एक अमाउंट कितना होगा हमारा? 10 रुपए का होगा। 10-10 रुपए में तोड़ूंगा। लेट सपोज कि मैंने बोला कि भाई मैं अमाउंट जो बता रहा हूं आपको
वो 10 लाख रुपए बता रहा हूं। ऐसे इतने कम तो होते नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं वो कितने बता रहा हूं, 10 लाख। मैंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कितने से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 10 लाख। मैंने कंपनी लॉ बोर्ड को, आरओसी को जहां रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पे मैंने अपना कैपिटल वाले पार्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया कि भैया मैं 10 लाख रुपए इकट्ठा करूंगा, मेरी कैपिटल जो होगी वो 10 लाख होगी, और या फिर मैं 10 लाख रुपए अरेंज करूंगा। मैंने ये बात बोल दी। अब इसके बाद अगर मुझे 10 लाख की से ज्यादा की जरूरत होगी तो मुझे फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन का। इसलिए हम यहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी कैपिटल होगा वो हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करा देते हैं। और हर एक रजिस्ट्रेशन पे, हर एक रुपए पे, यानी 100 रुपए पे हमें 5 पैसे सरकार को स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अब यहां पे ये भी लिमिट नहीं है कि मैं 500 करोड़ कर दूं, क्योंकि अगर मैं जितना ज्यादा पैसे से रजिस्ट्रेशन कराऊंगा उसके बदले सरकार को मुझे टैक्स देना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं। तो मेरे पास जितना स्टैंप ड्यूटी देने की कैपेसिटी है उतने ही अमाउंट का रजिस्टर, मैंने मान लो 10 लाख का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो जिस अमाउंट से मैंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाया है, और अगर मैं बात करूं नंबर की बात करूं, तो मैंने बोला भैया मैं 10 लाख रुपए इंतजाम करने वाला हूं और 10 रुपए हर किसी से लूंगा, तो नंबर की मैं बात करूं तो नंबर हो गए 1 लाख। यानी 1 लाख लोगों से मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, 10 लाख रुपए। अब जरूरी नहीं है 1 लाख लोगों से, किसी ने बोला कि भैया मुझे 5,000, आपकी कंपनी में मैं 50,000 रुपए लगाना चाहता हूं, तो ठीक है, वो 5,000 क्वांटिटी ले रहा है। यानी ये नंबर की बात करूं तो एक तरीके से ये क्वांटिटी हो गया। ये क्या हो गया, क्वांटिटी। और एक क्वांटिटी की कीमत कितनी है हमारी, 10 रुपए हो गया। ठीक है, तो जो हमने ये रजिस्ट्रेशन कराया इसी को शेयर्स बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली हिस्सा। कहते हैं ना भैया शेयर करके, तो शेयर मतलब हिस्सा। तो इस कंपनी के मैंने कितने हिस्से कर दिए, 1 लाख हिस्से कर दिए। अब 1 लाख हिस्से में से जितना ज्यादा जिसके पास हिस्सा होगा वो मालिक होगा। अगर मैं इस कंपनी के 51% यानी 51,000 शेयर्स टुकड़ा इस कंपनी का मेरे पास है, अगर 51,000, तो मान लेते हैं कि सारा अधिकार मेरा आ जाएगा। क्योंकि आप कभी भी किसी चीज के ऊपर अगर राइट्स लेना चाहते हो तो आधे से ज्यादा राइट होना बहुत जरूरी है। 51%, यानी 50 से भी थोड़ा सा भी ऊपर हो जाएगा तो मैं कंट्रोल में आ जाऊंगा। तो जितनी कंपनी के अंदर शेयर्स हैं, अब रिलायंस का शेयर मैं भी खरीद सकता हूं, मैं भी उसका मालिक बन सकता हूं। एसबीआई का शेयर मैं भी खरीद सकता हूं, मैं भी मालिक बन सकता हूं। लेकिन मैं उसके मालिक उस लेवल पे नहीं बन सकता कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसके सारे काम काज को मैं चेंज कर पाऊं। उसके लिए मुझे उस कंपनी के अंदर कम से कम, लॉ कहता है 10% हिस्सा खरीदो, और पूरा कंट्रोल लेने के लिए उसके 51% हिस्सा खरीद लो। अगर मैं 51% हिस्सा खरीद लूं, मान लो रिलायंस के, मुकेश अंबानी को कहूंगा अब तू हट जा, तेरा कोई काम नहीं है, तू नौकरी देख ले अपने लिए, अब मैं यहां पे सारा काम करूंगा। क्योंकि 51% मैंने खरीद लिया, सारा कंट्रोल मेरा। लेकिन वही तो देखो ना, उसके पास जितने शेयर हैं उसी की कैलकुलेशन करके ही वो दुनिया, भारत का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनता है। ये अंबानी हो गया, ये अडानी हो गया, तो उनके कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मेरे पास मान लो इतने है और एक शेयर की कीमत 2,000 है, तो मैं 2,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इमेजिनरी के मेरे पास इतने पैसे हैं। कल इस शेयर का प्राइस 3,000 हो जाए, फिर इमेजिनरी करूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग गिनती की जाती है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये है, इसी के अकॉर्डिंग गिनती किया जाता है। लेकिन ये तो है जो पब्लिक डोमेन में है। सही मायने में सबसे अमीर आदमी अगर देखा जाए तो पॉलिटिशियन होते हैं। ये अपने पैसे को कभी डिस्क्लोज नहीं करते। जब भी कभी आती है ना, सभी की बात करते हैं, तो माना जाता है रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, सबसे रिचेस्ट पर्सन, इतने पैसे हैं कि 10 इलोन मस्क को खरीद ले ये अपने पास, इतने पैसे उनके पास है। क्योंकि अब देखो कई जगह पे, चाइना के अंदर जो सी जिनपिंग उनके राष्ट्रपति हैं, इतना पैसा, क्योंकि पूरा कंट्रोल उसका है। इन्होंने क्या किया, पहले आप रशिया में, चाइना में क्या होता था, पहले सिंपल सा एक लॉ होता था कि जैसे भारत के अंदर हर 5 साल में प्रधानमंत्री बदल दिया जाता है, वहां पे भी बदलते थे।
तो उन्होंने बोला यार हमें 5 साल बाद हट जाऊंगा, एक कानून लेके आए, जब तक मैं नहीं मरूंगा मैं नहीं बदलूंगा। रशिया के अंदर ये कानून आया है, इसीलिए आप जब से हो तब से देख लो उसका राष्ट्रपति एक ही है। कभी नहीं सुनोगे वहां इलेक्शन हो रहा है, कभी नहीं सुनोगे कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने कानून ही ये बना दिया। और यही सेम काम चाइना के अंदर हुआ। और उसको अपोजिशन इतने अपोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो काम ही ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम है। बोले भाई ठीक ठाक काम कर रहा है, हमारे देश को स्ट्रांग कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो इसी को बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई छोटे मोटे कोई अपोजिशन करते हैं तो उसको कब खत्म कर दिया जाता है, न्यूज बाहर भी नहीं आता है इस केस में, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया देखो, इंडिया तो वैसे गुलाम है ही है। क्यों गुलाम है? इंडिया के अंदर अमेरिका ने, अंग्रेजों ने पहले जो शासन किया था वो वेपन के तौर पे किया था। अब डिजिटली आप इंडिया से जीमेल हटा दो, आप सबके फोन बंद। जीमेल अगर उसने बोला बैन, आपका सारा फोन। अगर उसने बोला हम एंड्रॉयड इंडिया को नहीं दे रहे, एप्पल बोले मैं आईओएस नहीं दे रहे, आपका फोन डेड। आप जो अभी फोन पे बातें कर रहे हो वो फोन खत्म, जीरो हो गया आपका फोन। क्योंकि दो ही तो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, या तो एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड बना रहा है हमारा गूगल, और आईओएस बना रहा है हमारा एप्पल। आपका डेड हो गया। फिर जिसके पास कीपैड वाला फोन है वो राजा होगा, ठीक है ना। और जिसके पास मल्टीमीडिया फोन है उसका तो जीरो ही हो गया। दूसरा, जीमेल आईडी, जितने भी बैंक अकाउंट, सारे डिटेल आपके उनके पास है। चाइना के अंदर फेसबुक नहीं चला सकता कोई, बैन है। यूट्यूब बैन है। उनका सब कुछ अपना इकोसिस्टम है। इसलिए चाइना ना किसी को भी धमकी दे सकता है कि भाई तुम नहीं दे रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, हम खुद ही देख लेंगे। लेकिन इंडिया अमेरिका को इतना ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता, मजबूरी है। यहां पे अगर अपना खुद का इकोसिस्टम होता, बोल देते भाई चला मैं खुद निकाल रहा हूं यहां से, चले जाओ। सेम रशिया में भी सारी चीजें अपना इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं क्या बात कर रहा था, शेयर्स। तो शेयर्स के इतने टुकड़े जो होते हैं फेस वैल्यू, आप किसी कंपनी का शेयर उठा लो। मैं शेयर्स की बात करूं, मेरे पास वैसे तो ओरिजिनल शेयर्स भी थे कुछ कंपनी के, मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट दिखाता हूं। शेयर सर्टिफिकेट आप सबने देखा नहीं है, इधर देखते हैं शेयर सर्टिफिकेट। आ जाओ। अगर मैं आपको कोई साफ सुथरा दिखा दूं, ये पुराने पुराने हैं। ये देखिए, ये है टाटा केमिकल लिमिटेड। एक मैं शेयर दिखा रहा हूं। शेयर क्या होता है? नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी अपना नाम लिख देती है। जैसे देखो, टाटा केमिकल लिमिटेड। टाटा के इतने प्रोडक्ट है जितने आपको पता नहीं होंगे। टाटा केमिकल, टाटा आपका कंसर्न, बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। जितने भी आप ब्रॉडबैंड यूज करते हो सारा टाटा का काम है। जितने भी समुद्र के अंदर जितने भी तार बिछता है वो टाटा कम्युनिकेशन का, बहुत बहुत सारा काम है। उसमें से एक टाटा केमिकल बनाता है। तो उसने क्या करा, कंपनी का नाम लिखा। कंपनी के नाम लिखने के बाद ये बता दिया कि भैया ये इस कंपनी का सर्टिफिकेट है। कुछ बातें जो कि लीगली, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो पहले टू द प्रिंसिपल थोड़ा सा लिखना पड़ता है, वही चीज इन्होंने सर्टिफिकेट में भी लिखना पड़ता है हर जगह। इसके बाद बोला ऑर्डिनरी शेयर है, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए एक शेयर की कीमत। तो जब भी ये शेयर्स आया था उसके बाद कंपनी, एक व्यक्ति है जिसका नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे नाम लिख दिया उसका जिसका है, और उसके पास 25 शेयर्स हैं, 25 शेयर थे, और यहाँ पे डायरेक्टर ने क्या करा, सिग्नेचर कर दिया। और जो भी सिग्नेचर करा इसके ऊपर डेट भी डला होगा। तो अब ये है टाटा केमिकल, जिसने भी खरीदा 10 रुपए का। आज मैं इसका शेयर्स का प्राइस दिखाऊं आपको, टाटा केमिकल का कितने का है। टाटा केमिकल, देखो आज इसकी कीमत कितने रुपए है टाटा केमिकल की? 900। तो आपने जब भी 10 का खरीदा होगा इसको, और आज एक शेयर की कीमत कितनी हो गई?
अगर आपने मान लो 1000 शेयर खरीद लिए, मान लो 10,000 के, तो 1000 शेयर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आज 10 लाख के हो जाएंगे। 10,000 के शेयर कितने बन गए? 10 लाख के। तो इसलिए लोग बाग क्या करते हैं, कंपनी में पैसे लगाते हैं। आपके सामने ही मैंने दोनों चीजें दिखाएं। तो शेयर क्या होता है, जब कंपनी नई नई बनती है तो आपको ना एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है कि आपके पास शेयर है और पूरी चीजें, कंपनी का नाम डिटेल होता है शेयर, और शेयर्स का जो वैल्यू फर्स्ट टाइम रखा जाता है वो 10 ही रखा जाता है, 10 ही होता है। मर्जी है मैं अपनी शेयर्स के टुकड़ों को 100 में कर दूं, 20 में कर दूं, 25 में कर दूं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज जो है वो 10 रुपए रखा गया है शेयर्स के ऊपर। तो जो मैंने यहां पे 10 लाख रुपए इंतजाम किया है इसको, और जो हम रखते हैं ना 10 रुपए, इसको पता है कौन सी वैल्यू बोलते हैं? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितने का होता है? और इसी को पता है क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल वैल्यू। तो एक हो गया फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, मतलब एक शेयर खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने हैं। अब मैंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन जिससे कराया है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको पता है क्या बोलेंगे? ऑथराइज कैपिटल। इसको पता है और क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्लोटेड कैपिटल। इसको और क्या बोलेंगे भैया? नॉमिनल कैपिटल। अब देखो बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, नॉमिनल वैल्यू उसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल। अभी तक आपके स्कूल में मान लो स्टार्ट हो गया तो वो इतनी सारी बातें नहीं बताते, वो बोलते हैं इसे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का ज्यादा नाम आपने सुना होगा, लेकिन ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? जिससे अपने आप को हम क्या करवा लेते हैं? रजिस्ट्रेशन। अब भाई इससे ज्यादा शेयर हम इशू नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हो आप, इससे कम कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा 1 रुपए भी नहीं हो सकता। तो जब मैं अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो कुछ एक ऐसा वर्ड है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या फ्लोटेड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अब मान लो मैंने 10 लाख से किया, यानी नंबर की मैं बात करूं, अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर मैं नंबर की बात करूं तो कितने शेयर थे? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स थे। अभी मैं बहुत ज्यादा थ्योरी डिटेल में नहीं जा रहा, पहले बेसिक टर्म्स करा रहा हूं। अब शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, जो कि मैं अगली क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा ये दोनों शेयर कौन कौन से हैं और कब कब होता है। पहले तो अभी शेयर कैपिटल को समझ रहे, दोनों ही ऐसे काम करेंगे। अब मेरा मन कर रहा है भैया मैं 10 लाख की आज जरूरत ही नहीं है यार, मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, मुझे अभी 4 लाख रुपए की जरूरत है सिर्फ। तो अब मैं इस 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ जो लोगों से पैसे मांगने जाऊंगा, वो मैं अगर 10 लाख बोलूंगा कि भैया 1 लाख शेयर मैं बेचना चाहता हूं, आप पैसे। अब लोग कैसे पैसे देते हैं? इसका एडवर्टाइज किया जाता है, टीवी में किया जाता है, बैंक में किया जाता है, हर जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं। मतलब जो भी सोशल मीडिया है, जब भी कोई कंपनी अपना शेयर्स इशू करती है तो इसके पोस्टर वगैरह करते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। कुछ लोगों का काम ही ये होता है, लाखों करोड़ों लोगों का, जिनका काम ये होता है कि कौन से नई कंपनी के शेयर आए, पैसे लगाओ, जल्दी से पैसे डबल करो और लेके निकल जाओ। तो बहुत सारे लोग का ये होता है जो कि शेयर मार्केट के अंदर डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका पर्पस ही ये होता है अच्छी कंपनी आई उसमें पैसे लगाएं और पैसे लगा के निकल जाओ। लेकिन हर बार पैसे बढ़ते नहीं है, बहुत बार पैसे घट भी जाते हैं, तो वो रिस्क लेके चलते हैं। 10 कंपनी में लगाया, मान लो 2 कंपनी फ्लॉप भी हुआ तो 8 में तो हिट हो गया, 8 में हमारे पैसे बन गए, तो वो एवरेज लेके चलते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरे को ना सिर्फ 4 लाख की जरूरत है, तो 4 लाख की जरूरत है तो मैं यहां पे 40,000 शेयर्स ही बेचूंगा। कितने शेयर बेचूंगा? बस 40,000 बेचूंगा, क्योंकि अगर मैं 50,000 बेचता हूं तो 5 लाख हो जाएंगे, मुझे जरूरत ही 4 लाख की है। बाकी के जो है हमारे शेयर्स अभी इसके अंदर बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं हमारे कैप शेयर्स? यहाँ पे देखा जाए तो 60,000 शेयर्स के बारे में मैं अभी कुछ सोच ही नहीं रहा, वो पड़े हुए हैं। मैंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कितने शेयर से कराया? 1 लाख शेयर, 10 लाख रुपए, है ना? 1 लाख शेयर और रुपए के टर्म्स में बात करूं तो कितने हो गए? 10 लाख। अब मैंने इसने से रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब भाई 40,000 और उसमें से मैं कितने शेयर पैसे की जरूरत है? 40,000, तो मैंने 40,000। अब जब भी मैं बेचने जाऊंगा शेयर को तो मुझे पब्लिक को ना
खुली आजादी देनी पड़ेगी कि भैया आपको 4 दिन का समय दिया जा रहा है, 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, 2 दिन का समय टाइम दिया जाएगा। इतने टाइम में आप मेरी कंपनी के शेयर ले सकते हो, इस टाइम के बाद आप नहीं ले सकते, एक टाइम बाउंडेशन किया जाएगा। तो मैंने पब्लिक को जो ये बोला है ना, इसको बोला जाता है ऑफर, ऑफर शेयर, इसको बोला जाता है पब्लिक ऑफर, इसको बोला जाता है इनवाइट पब्लिक, इसको बोला जाता है इनवाइट पब्लिक। तो ये काम हो गया। अब इसमें जब मैंने दिया तब यहां 3 सरकमस्टांसेस बन सकते हैं। नंबर 1, मैं 4000 बेचने गए और मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही, तो मैं 40,000 बेचने गया और मेरी किस्मत अच्छी रही और ये 40 के 40 बिक गए। मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, बिक गए मतलब आपने खरीद लिए 40 के 40,000। मैं बेचना कितना चाह रहा था और बिके कितने? तो जब ऐसा हो जाए ना आपके साथ, तो इसको बोला जाता है फुल्ली सब्सक्राइब। मतलब जब आप शेयर्स को ले लेते हो ना, तो होता है सब्सक्राइब। जब आप शेयर्स को ले लोगे तो मैं बोलूंगा आपने शेयर्स को क्या कर लिया, अब आपने कितने लिए, पूरे ले लिए ना, तो क्या हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरी कंपनी इतनी पॉपुलर है ही नहीं, तो मेरे 40 के जगह पे मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 38 ही बिके। कितने बिके मेरे? 38 बिके। 40 बेचने गया, 40 नहीं बिके, कितने बिके मेरे? तो कम बिके ना। तो ऐसे सिचुएशन जब भी होगा तो टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे भैया तुम्हारा हो गया अंडर सब्सक्राइब हो गया। क्या बोल देंगे? अब कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक ज्यादा मांग ले, मान लेते हैं कि 45,000। अब लिमिट नहीं है ऐसा कि ज्यादा कितने, ज्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं भाई, ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है। आपने 40,000 इशू किए, कम पब्लिक ने 1 लाख मांग लिया, आप उसे रोक नहीं सकते। 4 दिन का टाइम दिया तो 4 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पैसे वापस कर दे या रख ले। तो अगर 45,000 लोगों ने मांगा तो इसको बोलेंगे ओवर, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा कितने से ओवर सब्सक्राइब है, तो बोलूंगा 5,000 से ओवर सब्सक्राइब हो। लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि यार तुम ये 3 कंडीशन में, ये कंडीशन तो ठीक है, ये कंडीशन ठीक है, अगर ये कंडीशन रहा तो यहां लोगों का भरोसा टूट जाएगा। आपने इशू किया, कम बिके, कैसी भी कंपनी आ गई, कम थोड़े से भी पैसे लोगों से इकट्ठा करके उसने पब्लिक के, इन्वेस्टर के पैसे खराब हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने यहां पे रूल लगा दिया है कि भैया आप जब शेयर बेचोगे ना, तो मिनिमम 90%, मिनिमम कितने, 90% शेयर्स आपके सब्सक्राइब होने चाहिए। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन कि भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% शेयर। अगर 90% नहीं बिके ना, तो आपको जो पैसे आपके पास आए हैं 120 दिन के अंदर पैसे लौटा दो सबके, विद इंटरेस्ट। मुझे लौटाने पड़ेंगे, अगर नहीं लौटाया तो मेरे ऊपर पेनल्टी, फाइन, जेल, जो भी कर सकती है सरकार वो करेगी। ठीक है ना? तो अगर मेरे 90% का मतलब, अगर मैं यहां पे बोलता कि मेरे 35,000 आए, तो 90% 40,000 का कितना होता है, 36,000 होता है ना। 40,000 का 90% 36,000 ही होंगे ना। तो अगर 36,000 में बेच नहीं पाया, तो मुझे, अगर मेरे पास मान लेते हैं कि 35,000 लोगों के पैसे आए, तो भैया मैं तो 90% नहीं बेच पाया, अब मुझे सभी जितने भी 35,000 आए सबके पैसे लौटा देने हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि लौटा दूंगा भाई, दे दूंगा भाई, 120 दिन के अंदर लौटा देना है इंटरेस्ट के साथ। 120 दिन के बाद आएगा तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगने लगेगा। अभी तो स्टेट लाइन मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा। टाइम कितने दिन बाद लौटाना है, 100, आपके एग्जाम में 120 दिन वाली बात नहीं पूछी जाएगी अभी। लेकिन जो मैं बताता जा रहा हूं कि भैया ये तो पूछा जाएगा, तो लिख लो एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन तो पक्का बन गया है कि भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने होंगे। ऑप्शन दे देंगे 10%, 20%, 50%, 60%, इस तरीके से देंगे। तो 90% क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जिससे हमने अपने आप को क्या करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन। और उसके नाम क्या है, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, फ्लोटेड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। एक शेयर का वैल्यू नॉर्मली हम 10 रखते हैं, और आप चाहो तो 15 रख लो, 12 रख लो, 5 रख लो, 1 रख लो, आपकी मर्जी है भाई।
लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है 10 रुपए। तो जिस शेयर्स के वैल्यू को हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि मेरा एक शेयर का टुकड़ा 10 रुपए का होगा, उसको बोला जाता है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। जितना शेयर आप पब्लिक को बेचना चाहते हो उसको बोला जाता है ऑफर शेयर या पब्लिक ऑफर या इनवाइट टू पब्लिक। इनवाइट टू पब्लिक मैंने ऑफर किया है पब्लिक को। इशू शेयर भी बोला जाता है इसको। एक और वर्ड मैं लिख देता हूं, इसको बोला जाता है इशू शेयर। ये कोई भी वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब जितने मैंने इशू किए अगर वो सारे के सारे शेयर्स बिक गए तो इसको बोला जाएगा फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। अगर उससे कम बिक गए तो क्या बोला जाएगा, अंडर सब्सक्राइब हो गया। और अगर ज्यादा पब्लिक मांगने के लिए आ गए तो क्या बोला जाएगा, ओवर सब्सक्राइब। सब बात ठीक है, लेकिन अंडर सब्सक्राइब में एक परसेंटेज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। कितने परसेंटेज होना चाहिए अंडर सब्सक्राइब के केस में, 90% शेयर्स बिकने चाहिए। अगर 90% आपका शेयर नहीं बिके तो मान के चलो आपकी कंपनी अब रजिस्टर्ड नहीं होगी, आपके सभी के पैसे लौटाने होंगे, फिर आप अगली बार मेहनत करिएगा। तो बहुत सारी कंपनी बताऊं, जैसे मामा अर्थ, आपने नाम सुना, ये शेयर बेचने आई, शेयर्स ही नहीं बिके, फिर इन्होंने क्या करा, वापस ले गए, नहीं पब्लिक इशू कर पाए। फिर दोबारा लेके आए मामा अर्थ अपना आईपीओ, फिर जाके इनका शेयर्स अब जाके इनका सब्सक्राइब हुआ। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनी, मान लेते हैं बोट, आपने नाम सुना होगा, तो बोट कंपनी भी बहुत टाइम से सोच रही है यार हम शेयर बेचेंगे, लेकिन पब्लिक को इनके अंदर भरोसा ही नहीं हो रहा कि इनमें पैसे बनाए जा सकते हैं, तो इनके शेयर्स बिक ही नहीं पा रहे, तो इसलिए वो लेके नहीं आ पा रहे। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला ये भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि अगले साल 2027 के अंदर या 26 के अंदर मैं अपने शेयर को लिस्ट करा दूं, लेकिन वो पब्लिक का भरोसा अभी नहीं जीत पा रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि तुम्हारा रेवेन्यू ग्रोथ क्या होगा, तो इस वजह से वो वेट कर रहे हैं। उनको डर है कहीं 90% से नीचे गया तो एक बार अगर हो जाता है ना किसी कंपनी के साथ के 90% से नीचे बिका तो उसकी गुडविल एकदम डाउन हो जाती है। भाई क्या कमी रह गई कंपनी के अंदर जो कि नहीं बिक पाया, फिर अगली बार आएंगे तो नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि ये सारी कंपनी अपने 10 रुपए वाले शेयर को पता है कितने में बेचते हैं, 1000 रुपए, 1500 रुपए, मतलब एक्स्ट्रा करके बेचते हैं मार्केट में, जिसको बोला जाता है प्रीमियम। प्रीमियम पे ये शेयर्स बेचते हैं। तो अगर पता चल गया कंपनी को कि भैया नहीं बिक रहा, गुडविल डाउन होगा, तो जो पहले ये 1000 का लेके आए थे शायद अब इनको 500 का लाना पड़े, तो इनका नुकसान हो जाएगा, शायद इनको 400 का लाना पड़े एक शेयर। तो इस तरीके से रहता है हमारा। तो ये कुछ एक बेसिक टर्म्स है, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, और जो चीजें मैंने यहां डिस्कस किया। यहां तक के पॉइंट में आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिक टर्म्स आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को बिल्कुल स्लो लेके चलूंगा, इतना तेज भी नहीं भगाने वाला, क्योंकि ये चैप्टर आपको कॉलेज के अंदर दोबारा पढ़ना है, और जितना अभी पढ़ रहे हो इससे डिटेल में पढ़ना है। 80% बच्चे जो होते हैं कॉलेज के अंदर वो यही पछताते हैं। और ये वाला चैप्टर नहीं आया ना तो आपका एक सेकंड सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंट के नाम से पूरा सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ जाती है। सबसे ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट, जिसको ईआर बोलते हैं, छोटी क्लास में बोलते हैं कंपार्टमेंट और बड़ी क्लास में क्या बोलते हैं, ईआर। और बच्चे थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए बोलते हैं बैक आ गई मेरी, ठीक है ना, उसको अच्छा लगे। आप उससे बोलो अच्छा बैक मतलब कंपार्टमेंट आई है, मतलब तो एक ही, भाई तू उसमें फेल हो गया है, अगली बार तुझे पेपर देना होगा। तो वो सबसे ज्यादा होता है कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर, और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं इस चैप्टर को एकदम स्लो लेके चलूंगा, बहुत फास्ट लेके नहीं चलने वाला। अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ये कैसे कैसे बनते हैं, शेयर फॉरफीचर क्या होता है, बेसिक टर्म्स। तीसरी क्लास में जाके हम इसकी अगली क्लास में हम इसकी जर्नल एंट्री को स्टार्ट कर पाएंगे। अब देखो स्कूल के अंदर काफी सारे बच्चों का मानना है, काफी सारे टीचर बच्चे जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं यार ये 5-6 एंट्री है, इसको याद कर ले चैप्टर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। जो कि होता है हमारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, या फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, बोलते हैं यही तो है, मेन एंट्री नहीं है। एंट्री तो आप कल ही से अगली क्लास में सीख जाओगे सारी एंट्री, और आपको लॉजिकल पता भी होगा और याद भी हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट फिल करना होता है, मेजर पार्ट, वो रहता है आपका, ठीक है। तो अगली क्लास इसका टू बी कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले नोटिंग करना है भाई आपको, ये कुछ बेसिक टर्म्स तो नोटिंग करना होगा ना, कि ऑथराइज कैपिटल के कितने नाम हैं, इशूड कैपिटल कौन से होते हैं, ये पूरा एज इट इज नोट करिए पहले आप।